नमस्कार, फिर एक बार मेरे चैनल को ट्यून करने के लिए बहुत दिल से धन्यवाद। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ लगातार कि मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, उसके बारे में आप सोचें और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अलग-अलग गेस्ट लेकर आ रहा हूँ। आज मेरा परम सौभाग्य है, भारत में अक्सर ये कहा जाता है कि भाजपा को विकल्प नहीं है। आजकल भारत में भाजपा को विकल्प मिल चुका है। उस विकल्प का नाम है एकम सनातन दल। तो इसके नेशनल जनरल सेक्रेटरी मिस्टर संदीप कुमार देव जी आज मेरे साथ है। सबसे पहले सर, मेरे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और बहुत दिल से धन्यवाद कि आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे और आपके दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप काफी समय से प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब मेरी व्यस्तता के कारण जो है और मल्टीपल लेवल पे काम करने के कारण मैं आपको समय नहीं दे पा रहा था। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपसे, आपकी टीम से और आपके दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरा प्रयास होगा कि आइंदा भी कभी आपको इस तरह के जो कष्ट जो है न झेलना पड़े, समय आपको ज्यादा न लगे। ऐसी कोई बात नहीं है सर, मैं जेन्युइनली जानता हूँ, समझ सकता हूँ कि आप कितना व्यस्त रहते होंगे और किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको समय देना पड़ रहा होगा। वैसे आपकी जो किताबें हैं, मैंने कोई भी किताब पूरी नहीं पढ़ी है, फ्रैंकली बताता हूँ, लेकिन उन किताबों के बारे में एंड स्पेशली आपका जो जर्नलिज्म रहा है, जो आपकी पत्रकारिता रही है, उसके बारे में मुझे बहुत उत्सुकता है। एक पत्रकार कैसे होना चाहिए, उसको किस तरह से पत्रकारिता करना चाहिए, पत्रकार को देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें मैं आपसे जानना चाहता हूं। लेकिन आज का हमारा वो विषय नहीं है, तो जैसे आपने कहा भविष्य में कभी हम उस विषय पर बात करेंगे। मैं शुरुआत करना चाहूंगा, रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी हुई है, बार बार हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ही ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है कि हम एकजुट नहीं हो पाते। पहले तो प्लीज कंट्रोवर्सी के बारे में थोड़ा ब्रीफ करें एंड उसके बाद मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि हम एक क्यों नहीं हो सकते। नहीं, हमारे बीच कोई पैसे की लेन देन नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। हाँ, लेकिन इसके बारे में क्लैरिटी नहीं मिल रही है। सवाल मैं इतना रॉ इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। मेरा उनका कोई पैसे का कोई इशू नहीं है, और मैंने अपने चैनल पे बताया था, और विशाल के साथ उनका कुछ पैसे का था, लेकिन वो भी नहीं था। अब विशाल और उनके बीच का मैटर था, और उन्होंने कुछ पैसे भेजे थे, विशाल ने रिटर्न कर दिए थे, पर वो एक तरफा था, तो उनका मैटर था। हमारे साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। हमारे साथ है कि वो उन्होंने जो पता नहीं क्यों, क्योंकि हमारे साथ तो वो थे, और एकाएक जो है वो एकम सनातन भारत पर अटैक करने लगे, और कई झूठ उन्होंने बोलना शुरू किया। एक संत को मैं नहीं चाहता कि वो झूठ बोले, तो इसलिए मैंने उनको सारे प्रूफ के साथ मैंने बताया कि वो जो भी बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। मैं 8 जुलाई से लगातार उनको फोन कर रहा हूँ और वो न फोन उठा रहे हैं, न जवाब दे रहे हैं। मैं कर रहा हूँ, पार्टी के अध्यक्ष कर रहे हैं, हमारे दूसरे पदाधिकारी फोन उनको कर रहे हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। तो पार्टी में कई लोगों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में जो निकाला गया है, और उन सब का एक झुंड वहां बन गया था। तो वही कोई इशू होगा जिसके कारण जो है उन सब के साथ मिलके उन्होंने, और उनका था कि पार्टी में 18 जून को शायद कि बैठक हुई थी, तो मुझे बैठक में नहीं बुलाया। तो बैठक में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक थी, जिनको जवाबदेही दी गई थी अलग अलग प्रदेशों में, कन्वीनर को कन्वीनर। तो उस पोस्ट पे तो वो थे नहीं, तो इंटरनल बैठक में हम किसी को कैसे बुला सकते हैं। तो वो फिर 19 तारीख को हमारा जंतर मंतर पे मंदिर आंदोलन था, तो उसमें नहीं बुलाया। अब जंतर मंतर वाला आंदोलन सरकार ने हमको एंड मोमेंट तक परमिशन नहीं दिया था, और सरकार ने एक रात पहले से मुझे हमें परमिशन दिया। उस समय 144 लगा हुआ था जंतर मंतर पे, और जो खिलाड़ियों के साथ सरकार का विवाद चल रहा था, आपने देखा होगा पहलवानों के साथ जो विवाद चल रहा था, उसकी वजह से तो उसमें जो परमिशन हमें मिला ही नहीं था। और उसमें जो है बिना परमिशन के हम लोग टकराव होता सरकार के साथ, उसमें किसी संत को ले जाना और बाई चांस सरकार लाठी चला दे, उनको लाठी लगना, तो ये तो हमारे लिए पाप की बात होती। तो मैं उनको कहाँ कैसे बुला लेता, उसमें सिर्फ पदाधिकारियों की का सम्मेलन था। तो वो उनको वहाँ उनका ईगो हर्ट हुआ कि हमको नहीं बुलाया। तो फिर हमने उनको फोन किया, उनको सब फोन नहीं उठाया उन्होंने। फिर मैंने उनको व्हाट्सएप किए, सारे मैसेज मैंने दिखाए थे अपने चैनल पे कि वो आपके लिए नहीं था सिचुएशन। एक तो पार्टी पदाधिकारियों की थी, तो आप पदाधिकारी नहीं है, और दूसरा कि वो आपके लिए तो नहीं, आपसे हमने कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने खुद मैसेज दिया
हमें बीच बीच में ट्रोलर एक दो आ जाते हैं, कुछ ट्रोलिंग वाले प्रश्न पूछते हैं, तो मैं कुछ ऐसा बोल देता हूँ, आप लोगों से कोई नाराजगी नहीं, आप लोग काम करें। तो हो गया बात उनकी, वो लिखित मैंने बयान लोगों को दिखाए हैं। उसके बाद फिर वो एकाएक कुछ से कुछ बोलने लगे पार्टी पे, अंकुर शर्मा को कुछ बोल दिया, पार्टी अध्यक्ष पे बोल दिया, किसी को कह दिया कि हमसे 1 लाख रुपया हमने दिया है। तो चूंकि वो झूठ था तो सब मैंने क्लियर कर दिया कि कोई 1 लाख रुपया नहीं दिया इन्होंने। फाउंडर मेंबरशिप उन्होंने भरा है, एक जो 11,000 फाउंडर मेंबर्स के लिए भरे गए, वो भी हमारे कॉमन फ्रेंड है, उसने भरा है इनका, और कोई पार्टी को उन्होंने 1 लाख रुपए नहीं दिए हैं कुछ भी। और दूसरी बात यह है कि जो भी ये बोल रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, मैंने उनसे व्हाट्सएप भी किया था कि आपको पास आपका कोई प्रमाण है तो प्रमाण दे दीजिए। इन्होंने आरोप लगाया कि पदाधिकारियों के साथ हमारी बैठक हुई, बैठक में कहा गया हम सपा को वोट दें, बसपा को वोट दें, कांग्रेस को वोट दें, लेकिन हम उसको ना दें, भाजपा को वोट काटे हम। तो मैंने कहा, उनको लिखित में भी वो भी दिखाया मैंने कि स्वामी जी आपके पास कोई प्रूफ हो किस पदाधिकारी के साथ आपकी बैठक हुई तो आप मुझे बताइए, उसका साक्ष्य दीजिए, नहीं तो माना जाएगा कि गेरुआ वस्त्र में भी एक संत हो के आप झूठ बोल रहे हैं। तो उसका कोई साक्ष्य उनके पास नहीं है, वो जवाब नहीं दे पाया वो मैसेज पढ़ने के बाद भी। फिर उन्होंने ये आरोप लगाया कि मुझे संदीप दिनोकाल ने भी कहा। मैंने फिर कहा कि आप मुझे प्रमाण दीजिए, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं गिरुआ वस्त्र में, उसका भी उनके पास प्रमाण नहीं। तो कोई प्रमाण नहीं। ऐसा लग रहा है कि जो हम लोगों को ट्रोल विरोधी हैं हमारे, उसी में कि किसी के कहने पर वो ये सब अभियान चला रहे हैं। अभी ये सब इतने अभियान तो लोग चलाते रहते हैं, कोई इशू नहीं है, पर मैं सम्मान करता हूँ उसका। गिरुआ वस्त्र में सन्यासी है। आज भी मुझे लोगों ने पूछा तो मैंने कहा, उनके आश्रम के लिए मैंने फंड इकट्ठा करने के लिए मैंने कहा कि आपके लिए मैं शो कर देता हूँ, आप फंड इकट्ठा करिए। उनके लिए मैंने कथा की व्यवस्था की मध्य प्रदेश में कि आप कथा करिए, वहां भी वो नहीं गए। मैंने कहा, सन्यासी ये राजनीति में कहाँ आप पढ़ रहे हैं, आप कथा कीजिए, लोगों को बताइए। लेकिन वो कभी भाजपा और कभी, और वो एक ऐसा लग रहा है कि जो हमारे पार्टी के जो विरोधी लोग हैं उन्हीं के वो ट्रैप में फंस गए हैं और कुछ से कुछ बिना सबूत के आरोप लगाते जा रहे हैं। तो वो मैंने खंडन कर दिया। तो उसके बारे में मेरा जो आकलन है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दुख इस बात का होता है कि सनातन के लोग एक साथ क्यों नहीं आ सकते। एक देवचंद ने जो ब्लंडर किया था उसको आज तक हम याद कर रहे हैं, और अगर आप इतनी जी जान से कोशिश कर रहे हैं, कुछ विकल्प देने की कोशिश हो रही है, तो वहां पर जैसे आपने कहा गेरुए वस्त्र पहनकर अगर कोई इस तरह से करता है तो उसका बहुत नेगेटिव असर आपके पूरे एक्टिविटी के ऊपर पड़ता है। एक्टिविटी इन द सेंस जो आप मुहिम चला रहे हैं उसके ऊपर पड़ता है। लेकिन मैं एक तरह से कहूंगा कि ये हमारा दुर्दैव है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। वो मुझे नहीं, हम पे कोई नेगेटिव नहीं। बहुत बड़े बड़े संत, मतलब आप नॉर्थ और साउथ के देखेंगे एक समय जब आएगा, इतने बड़े बड़े संत हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, वहाँ ये सब कहीं आते भी नहीं है, तो कोई असर नहीं होने वाला। अच्छा, ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन बात यह है कि 1 लाख रुपए का उन्होंने जो कहा था, मुझे हंसी आई थी उस बात पर। अगर आप सो कॉल्ड यूट्यूबर बन जाते, जैसे कि आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आप 1 घंटे का 1 लाख कमा सकते थे ना यूट्यूब से। 1 लाख की क्या बात है। तो उन्होंने आरोप लगाया, वो भी इतना हास्यास्पद था कि उसके ऊपर कोई आसानी से यकीन भी नहीं कर पाएगा। खैर, मेरा डर यही था कि किसी भी तरह से इस मूवमेंट को तोड़ने की कोशिश जरूर होगी। जब भी कोई इवन भाजपा में स्ट्रॉन्ग भाजपा सनातन की लाइन लेता है तो उसको डिफ्यूज किया जाता है। आपने बहुत बार इस चीज को बताया है, मैं आपको ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा। जो लोग सवाल खड़े करते हैं उनको किस तरह से कंप्लीटली डिफ्यूज करना, इसकी कोशिश हमेशा होती रहती है, और यही डर मेरा भी है। तो ये इसका एक मॉड्यूल जो अमृतानंद जी संत जो हमारे ये जो हुआ, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। इसको फेस करने के लिए हम लोग कितने रेडी है फ्यूचर में? फर्स्ट नहीं है, कई अटेम्प्ट हो चुके हम पे। हमारे तो पार्टी के अंदर ट्रोजन हॉर्स घुसाए गए। एक केंद्रीय मंत्री जो है मोदी सरकार के कैबिनेट जो है सुरक्षा परिषद, उसके जो कैबिनेट की मंत्री हैं, उनका भाई हमारी पार्टी में घुसा था। उसने तो मेरी हत्या कराने की बात तक कही जो है। और पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग घुसाए गए जो संघ के बैकग्राउंड से थे। संघ को मैं सम्मान करता हूँ, उनके कार्यकर्ताओं के, लेकिन वो यहाँ पे डिटेल करने आए थे पार्टी में। पार्टी के कोर टीम में घुसकर डिसीजन को प्रभावित करने का प्रयास करना, पार्टी को हाईजैक करके पार्टी के पूरी गतिविधियों को ठप कर देना,
पार्टी का जहाँ भी प्रदेश में कहीं काम है तो वहाँ पूरी बैठक ही बंद कर देना, मेंबरशिप ड्राइव को रोक देना, फंड ड्राइव को रोक देना, लोगों को असमंजस की स्थिति में डाल के अगर कुछ नहीं होगा, पार्टी कुछ नहीं है, वो पार्टी से जो है उनको दूर करने का प्रयास करना, पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, इस तरह का झूठा प्रचार करना, पार्टी में अगर आप कोई गतिविधि चलाएंगे तो आप जेल जाएंगे, इस तरह का। तो ऐसे तो बड़ी संख्या में मैंने निकाले हैं लोगों को। वो तो ये गतिविधि तो हमारे इस पार्टी के जन्म के साथ ही शुरू हो गई थी जी। तो उसमें ये है। और ये सब मुझे लगता है कि ये सब तो चलती रहेगा। जब आप राजनीति में आए हो तो इस सब को झेलने की क्षमता विकसित कर लेनी चाहिए, पाचन शक्ति अपनी मजबूत कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये तो आएगा। ये अगर नहीं आएगा इसका मतलब आप कोई भी पानी में जो है आप हलचल पैदा नहीं कर पा रहे हो। आ रहा है इसका मतलब आपने हलचल पैदा कर दिया है, तो ये स्वाभाविक है, आएगा। इसकी स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। और अभी तक हमने जितना अच्छे से हम निपटे हैं इन सबसे, हर तरह से हम सक्षम हैं उनसे निपटने में। मैं बहुत ज्यादा पीछे जाकर सवाल करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले एक बहुत इसेंशियल सवाल यह है कि हमने भाजपा के ऊपर यकीन किया था, एक कैसे कहते हैं ब्लाइंड फेथ हमारा आरएसएस के ऊपर और भाजपा के ऊपर, और इन लोगों से इस तरह से उम्मीद ही नहीं थी। या फिर जो गुरुजी ने, गोलवलकर गुरुजी ने जो संघ बनाया था, या फिर हेडगेवार जी ने जो संघ बनाया था, वो संघ और आज का संघ, इसमें बहुत अंतर दिखाई देता है। तो एक इस तरह से भी डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश होती है कि एक समय में कांग्रेस भी तो हिंदुत्ववादी पार्टी ही तो थी 1890 के बाद में, लेकिन धीरे धीरे वो एक सेक्युलर पार्टी बनती गई और उसके बाद उन्होंने तुष्टीकरण का एक ये ओढ़ लिया। तो वैसे ही भाजपा का भी हो रहा है, तो वैसे ही अगर सनातन का कल हो जाए तो हम यकीन किसके ऊपर करेंगे? इस तरह का एक सवाल मन में आता है, वो बहुत जेन्युइन सवाल आता है। इसको कैसे देखते हैं आप? सवाल आना चाहिए। हिंदू सनातन धर्म में सवाल पूछने की परंपरा रही है। सवाल ये है कि आपको ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, और दूसरा ये है कि विकल्प क्या है आपके पास, लोगों के पास। आपने एक पे भरोसा किया, उसने ठगा, फिर दूसरी की तरफ गए। समाज तो इसी तरह परिवर्तनशील होता है ना। आप क्या करेंगे? लोग क्या घर बंद करके बैठ जाएंगे कि हमको किसी पे भरोसा नहीं करना, हम घर दरवाजे अपने बंद कर देंगे, बैठ जाएंगे? लोगों को चलना होगा। जितना वो चीट कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी लोगों को, उसके जिस तेजी से चीट कर, उस तेजी से लोगों को भी आगे बढ़ना पड़ेगा और नए विकल्पों की तरफ जाना पड़ेगा, ताकि भविष्य में कोई और चीट करने की कोशिश ना करे और हमेशा समाज जीवंत रहे कि अगर तुम एक चीट करोगे तो हम दूसरा अपनी दूसरी पार्टी खड़ी कर लेंगे। हम आम लोग ही तो हैं जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया है। कल अगर हम किसी को चीट कर दें तो हम कोई और आम आदमी खड़ा होकर इसको कर लेगा। तो समाज गतिशील है, पानी के प्रवाह की तरह, तो उसको तालाब के जल की तरह नहीं बनाया जा सकता। तो लोगों के पास भरोसा, विश्वास करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं। पॉलिटिक्स में आपके पास 5 साल के लिए आप वोट देते हैं और जिस चीजों पे घोषणा वो करते हैं उस पे वोट देते हैं। क्या गारंटी कि वो पूरा करेंगे? फिर भी आप वोट देते हैं। क्या गारंटी है कि जब आप सर्जरी के लिए जाते हैं डॉक्टर सही सर्जरी करेगा? फिर भी आप भरोसा करते हैं। जिस वकील को आप पैसा दे रहे हैं, क्या गारंटी कि वो आपको केस नहीं हरवाएगा, आपकी जिताने के लिए काम कर, फिर भी आप उस पर भरोसा करते हैं। तो भरोसा के अलावा और कोई विकल्प नहीं है आपके पास। तो आपको नई पार्टी को अगर आपको देखेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि पहली पार्टी है जिसने अपने मुद्दे हिंदुओं के सामने रखे हैं। अभी तक तो किसी पार्टी ने नहीं रखे। कांग्रेस ने कभी सनातन के मुद्दे रखे नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो बीच में चलते हुए राम मंदिर आंदोलन में कूद गई थी। जी। तो अभी तक मुद्दे तो किसी ने नहीं रखा ना। अभी तक आप बेरोजगार ले लीजिए, भ्रष्टाचार, ये मुद्दे। अरविंद केजरीवाल आया, उसका मुद्दा क्या था? भ्रष्टाचार। पर सनातन धर्म को लेकर स्वतंत्रता के बाद जो हमने सब संकल्प रखा, इस तरह के मुद्दे जो मुद्दे हम सनातन धर्मियों को समझा रहे हैं कि आपके मुद्दे हैं, वो तो आज तक किसी ने नहीं रखे। तो हमारा तो जो विजन ऑलरेडी पहले क्लियर है। अब जिसका विजन नहीं क्लियर है, जैसे आप देखिए गांधीवादी समाजवाद भाजपा ने रखा, यहीं से पता चल रहा था कि वो हमें चीट करेंगे, क्योंकि गांधी समाजवादी थे नहीं। गांधी तो बिरला के पैसे पे पूरा आश्रम चला रहे थे। तो गांधीवादी समाजवाद जैसा झुंझुना चल नहीं सकता। समाजवादी थे जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण कभी पैसा मांगने जाते थे गांधी के पास, तो गांधी कहते थे अरे मैं तो पूंजीवादी हूँ। उनको कहते तुमने तो ये, हम तो बिरला आश्रम चलाते हैं, तो मेरे पैसे तुम ले पाओगे क्या? तो गांधी तो समाजवादी थे नहीं। फिर भाजपा का दूसरा था पॉजिटिव सेकुलरिज्म। अब ये सेकुलरिज्म पश्चिम की अवधारणा है, उसमें पॉजिटिव क्या हो सकता है? सेकुलरिज्म मतलब राज्य और चर्च को अलग किया गया। भारत में ऐसी कोई अवधारणा
नहीं थी, तो पॉजिटिव सेकुलरिज्म क्या हो सकता है, आप बताइए। जी बिल्कुल। उसके बाद कांग्रेस है, कांग्रेस की पूरी तुष्टीकरण चलती रही, तो आप किसको तुष्ट कर पाएंगे? आप तो भारत के संसाधनों को लुटा के एक का संसाधन लूटेंगे, दूसरों को देंगे। तो कांग्रेस की तो क्लियरिटी आपको देखना पड़ेगा कि किस पार्टी ने आपको क्लियर विचारधारा दिया अपने जन्म के समय जी। और उसकी आप तुलना करिए। जिस पार्टी का विचारधारा आपको क्लियर लगेगा, वो दिखेगा कि हाँ, कम से कम इस भ्रम की स्थिति में कोई एक पार्टी है जो अपने विचारधारा को क्लियर कर रहा है। वरना मुझे तो अभी तक नहीं दिखा, मैं इतना लंबा जर्नलिस्ट हूँ, किसी पार्टी ने क्लियर विचारधारा दी। अच्छा, भ्रष्टाचार जैसे अरविंद केजरीवाल का है, खुद ही वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और भ्रष्टाचार मिटाएंगे। ये भ्रष्टाचार किस लेवल पे मिट सकता है? समाज का तो व्यक्ति भी भ्रष्टाचार में लिप्त है जी। तो विचारधारा ही कंफ्यूजन वाला है उसका। जी। आज खुद वो भ्रष्टाचार में इसीलिए लिप्त हो गए। तो ये समझना पड़ेगा जनता को, और इसलिए मैं जनता को हम जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने मुद्दे पहचानिए। जब तक आप अपने मुद्दे नहीं पहचानोगे, आपको जब तक अपने घर का रास्ता नहीं पता होगा, तो आप भटकते रहोगे बाजार में। आपको अपने घर का रास्ता पता है तो आप सीधे पहुंच जाओगे। तो मुद्दों को पहचानने का जो पहचानवाने का प्रयास हमारी पार्टी ने किया है, वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। इसलिए मुझे लगता है कि जनता इसको देखे, अपने मुद्दे को पहचाने, उनको अपने आप हम पे विश्वास हो जाएगा। इसको मैं और थोड़ा डिमिस्टिफाई करना चाहता हूं कि जैसे आपने बताया, भाजपा कभी भी हिंदुत्व के लिए नहीं लड़ रहा था। ऑन रिकॉर्ड भाजपा कभी भी सनातन को प्रमोट ही नहीं कर रहा था। ऑन रिकॉर्ड भाषण में वो बजरंग बली की जय कह रहे थे, उसको मैं यहाँ पर लेके नहीं आ रहा। जैसे आपने बताया, पार्टी का जन्म जो है वहां से ही ऑरेंज कलर, जो सैफरन कलर का जो फ्लैग था, उसमें ग्रीन कलर को मिक्स करने के साथ हुआ था। लेकिन हम पागल लोग थे कि हमने उसके ऊपर यकीन कर दिया, अंधविश्वास हमने रखा, ब्लाइंड फेथ हमने रखा। और आज की डेट में भी वो जो गलत काम कर रहे हैं, अगर हम आंखें नहीं खोलेंगे तो उस गलत काम को हम कभी देख ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए कभी कभी हमको एज ए थर्ड पर्सन होकर के सोचना पड़ेगा कि सच में भारतीय जनता पार्टी भी गलती कर सकती है, मोदी जी भी गलती कर सकते हैं। वैसे मोदी जी से हमारा कोई वैयक्तिक बैर थोड़ी ना है कि मेरा खेत और उनका खेत आजू बाजू में है और इसलिए मैं उनके साथ झगड़ा कर रहा हूं। वैसे हम लोग, मतलब अभी आपने राजनीतिक विकल्प खड़ा कर दिया है, लेकिन मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं है, तो मैं क्यों क्रिटिसाइज कर रहा हूं इनको? वैसे कल तक तो मैं इनको बहुत प्रेज करता था, आज क्यों क्रिटिसाइज करने लगा? इन सारे सवालों के जवाब कहीं ना कहीं जनता को ढूंढने पड़ेंगे। और जैसे संदीप जी ने बताया कि आज की डेट में भाजपा आपको चिढ़ाती है, आपको हिंदुत्व को बचाना है तो भाजपा को वोट करना पड़ेगा। विकल्प क्या है आपके पास? चिढ़ाती है वो, तो विकल्प है, एकम सनातन दल जो है वो विकल्प है। और इस विकल्प के साथ आपको जाना पड़ेगा। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। अगर आप मौका ही नहीं दोगे तो आपको समझ में कैसे आएगा? अब अरविंद केजरीवाल को हमने आजमा कर देखने की कोशिश करी, 10-15 साल में वो एक्सपोज हो गए। अगर एकम सनातन दल में वो बात नहीं है तो 10-15 साल में एक्सपोज हो जाएगी, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। तो ये मैं, संदीप जी ने जो बात बताई उसी को मैंने आगे थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दिया। संदीप जी, बात यह है कि इतना हम बताने के बाद भी जनता नहीं समझ रही है। मेरे चैनल में अगर मैं प्रो मोदी बात करता तो मेरा चैनल बहुत ग्रो कर देता, लेकिन जैसे मैंने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया, लोग उसको हजम ही नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? नहीं, जनता समझ रही है, क्योंकि आज मोदी जी की जो हालत खराब हो रही है वो उसकी वजह से खराब हो रही है। आप देखिए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हिल चुका है और आज उनको किसी मुद्दे पे जो आम जनता का सपोर्ट मिलता था, सोशल मीडिया को एक पैरामीटर ले लीजिए, वो आपको नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। वो IT सेल को और उनके जो आसपास के लोग हैं, उनके अलावा आपको सपोर्ट मिलता नहीं दिखेगा। आज क्रिटिसिज्म हम आप कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोग कर रहे हैं। पहले ये क्रिटिसिज्म नहीं होता था उनका, जो है इस तरह से क्रिटिसिज्म 14 से 19 में देख लीजिए और 19 से 23 में देख लीजिए कि उनकी क्रिटिसिज्म कैसे बढ़ी है। आपको ध्यान होगा, उसमें मैं नई दुनिया अखबार में था, दैनिक जागरण में और उसका नई दुनिया में, तो उस समय ये भी कहा कि वो भी तब भी कहा जाता था मनमोहन नहीं तो कौन, क्या मोदी, उनको विदेश नीति का पता है, उनको अर्थनीति का पता है, वो पढ़ा लिखा है। उस समय भी था कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं। 9 में मनमोहन सिंह बहुत अच्छे से बैक होके आ गए थे, आपको ध्यान होगा। उस समय भी यही, नेहरू जैसा तो आफ्टर नेहरू हूँ, यही काम उस वक्त भी कहा जाता था। इंदिरा नहीं तो अब कौन होगी, ये बात भी कहा जाता था। राजीव ने तो कौन हो। तो ये हमेशा से असल में जनता यथास्थितिवाद में फंसी होती है और उसको मीडिया इसको यथास्थितिवाद आवरण देता है।
बिल्कुल कि ये नहीं तो ये कौन। मनमोहन सिंह और मोदी की तुलना होती थी तो मोदी कहीं नहीं ठहरते थे उनके साथ सामने हाथों में। और भ्रष्टाचार था जिसको बड़ा मुद्दा बनाया गया था कांग्रेस के समय, उससे बड़ा भ्रष्टाचार ये अब कर चुके हैं। 1,76,000 करोड़ का भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया था, ये तो 7.5 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार सीएजी इनका खोल चुका है। तो ये फैक्ट जब आप रखेंगे तो जनता का भ्रम टूटेगा। जनता हमेशा अपनी रोटी पानी परिवार चलाने इस व्यवस्था में वो यथास्थितिवाद में रहना चाहती है कि कहीं कोई परिवर्तन ना आए, नहीं तो हमारी स्थिति जो है और ये खराब हो जाती है, गड़बड़ हो सकती है। इसलिए वो चलो और उसको जो पॉलिटिकल लोग हैं और मीडिया उसका दोहन करती है, उनका शोषण कर रही है जनता का। तो वो कांग्रेस नेहरू के समय से अब मोदी के समय तक यही हो रहा है। लेकिन उसी में जो परिवर्तन आकांक्षी जनता है वो खड़ी हो जाती है, फिर बाकी जनता भी उसके पीछे खड़ी हो जाती है। तो हमारा उस समय बहुत, जब हमने शुरू किया था तो बहुत विरोध होता था। अब एक काशी का मुद्दा मुझे याद है, जब मैंने काशी के मंदिर टूटने की बात की तो मुझे इतना गाली गलौज सब जगह से पूरा। आज कितने लोग बोल रहे हैं कि काशी का ध्वंस किया इसने। चेंज तो आया है, चेंज तो वो मीडिया में को देखने वाले को चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि मीडिया को 6,000 करोड़ का विज्ञापन 14 से 23 तक में मिला है, वो आपको नहीं दिखने देगा जो है। लेकिन जनता में तो चेंज आया है। जनता में तो गांव के लेवल पे आप क्या सोचते हो, 400 रुपए का 500 रुपए का जो सिलेंडर कभी महंगा लगता था, आज 1200 का सिलेंडर महंगा नहीं लग रहा होगा जनता को। बिल्कुल चेंज नहीं आया होगा चेंज। आप ये सोचते हो पेट्रोल डीजल जो 35, 40 और 65 रुपए 60 रुपए 50 रुपए मिलता था, आज वो 100 105 रुपए में मिल रहा है, 104 103 97 रुपए में मिल रहा है। क्या वो जनता को पता नहीं चल रहा है? जी उनको पता नहीं चल रहा। जो एजुकेशन मार्केटिंग इतनी तगड़ी थी कि इन्होंने इस तरह से आईटी सेल में एक उछाल दिया था कि हमने 100 रुपए के पेट्रोल के लिए मोदी जी को नहीं लाया है। प्रो हिंदुत्व की बात वहां पे टीज करने की कोशिश करते थे। प्रो हिंदुत्व भी तो खत्म हो गया ना इनका मुद्दा। प्रो हिंदुत्व भी मंदिर लगातार तोड़ रहे हैं ये। आज हरियाणा में स्वतंत्रता के बाद इतना बड़ा नूह मेवात मुस्लिम एरिया होते हुए भी कभी दंगा नहीं हुआ। आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं, दौड़ा रहे हैं जी। अब, और यहाँ आपको मीडिया नहीं दिखा रही है, गांव में लोग दौड़ा रहे हैं। उनके पूरे 36 बिरादरी के पंचायत पे इन्होंने अटैक किया है। गौ रक्षा का पूरा जो हमारा जो ये जो मोनू मानेसर को जो गिरफ्तार किया है इन्होंने जी। हमारे पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को इन्होंने ध्वस्त किया, हिंदुओं के पंचायत को ध्वस्त किया इन्होंने, आपको गौ रक्षा के मुद्दे को ध्वस्त किया। जब इसी हरियाणा या पंजाब में इन्होंने राम रहीम को गिरफ्तार कराया था, गोली चलवाई थी इन्होंने, बिल्कुल, तो उतना आक्रोश नहीं हुआ था। लेकिन आज आप देखिए, आज हरियाणा के गांव में घुसना मुश्किल है इनका। आज इनका नरेशन, आज ये फिर से नीतीश लालू को साथ ना ले तो बिहार में इनका नरेशन ध्वस्त है, बंगाल में ध्वस्त। अभी घोसी में जनता ने 42,000 वोट से हराया इनको जी। तो जनता समझ रही है तभी तो हरा रही है इनको। हिमाचल प्रदेश जनता समझ रही है तभी तो इनको बुरी तरह से हराया है इनको। लाख कोशिश करने के भी तेलंगाना में तीसरे नंबर की पार्टी भी नहीं हो पा रहे हैं। जनता समझ रही है तभी तो हराया इनको है। तो बंगाल में इतना करने के बाद भी एक बार जो धोखा मिल गया लोगों को, आपने देखा होगा कि बंगाल चुनाव में कितने हिंदू मारे गए, पलायन हुए और महिलाओं का यौन शोषण हुआ। आज जो भी उपचुनाव हुआ है फिर ये हारे हैं। तो जनता समझ रही है तभी तो ये हार रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में देखिए इनकी हालत कितनी खराब है, राजस्थान इनकी हालत खराब है, छत्तीसगढ़ हालत खराब है, महाराष्ट्र में भी बहुत खराब। हाँ, महाराष्ट्र में सब तोड़फोड़ इन्होंने किया है। तो जनता सब समझ रही है। ये सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया, ये जो यूट्यूबर्स कुछ और जो मीडिया है ना, ये जनता नहीं है। उनके तो बंदे बताए दर्शक है। अगर आप आज तक देख रहे हो तो आप आज तक ही देखोगे, दूसरा नहीं देखोगे। राइट। जिन देख रहे हो तो वो वही बंदी बंदा दर्शक, वही उतना संख्या है। अच्छा, उससे ज्यादा नहीं है। और जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। ग्राउंड इनका तेजी से खिसकता जा रहा है। मेरे बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा आपको। मैं जो अंधभक्त कहते हैं, मैं खुद उस कैटेगरी से बिलोंग करता था। और मुझे जब लोग कहते थे कि आप अंधभक्त हो, कोई कांग्रेसी अगर मुझे कहता था कि आप अंधभक्त हो, तो मैं कहता था कि ठीक है भाई, मैं अंधभक्त हूँ। देश के लिए अगर आप मुझे अंधभक्त कहते हो तो मैं इसको एज ए कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा। लेकिन वहां से यहाँ तक परिवर्तन आ गया कि मैं आज सवाल खड़े कर रहा हूँ। ये कैसे परिवर्तन आ गया? क्योंकि मैं आंखें खोलकर चीजों को देख रहा था। और सबसे पहले मेरे स्टडी में आया था आसाराम बापू जी का केस। और उस केस को स्टडी करने के बाद मैं सोचने लगा कि ये कैसे हुआ होगा। और धीरे 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 सिचुएशन बदलने लगी एंड मेरे दिमाग में परिवर्तन आता चला गया। आप भी एक समय में भाजपा के प्रशंसक रहे हैं, भाजपा के साथ आपने काम किया है। मुझे लगता है आपके पास कोई पद भी था भाजपा में। तो ये सब छोड़कर थोड़ा दूरी बना लेना, सोच विचार जो है वो बदलना, और फिर दूसरी राजनीतिक पार्टी उसका
ये करना, स्थापना करना, ये सारा प्रवास आपका कैसा एक्सप्लेन करेंगे सर आप मुझे? एक्सप्लेन यही करेंगे कि हमने भी इनको पेट्रोल डीजल के लिए नहीं, हिंदू धर्म के लिए वोट किया था। हमने वोट किया था कि कांग्रेस ने कहा था कि देश के संसाधन का पहला अधिकार मुसलमानों का है, इसके विरोध में वोट किया था। हमने विरोध किया था कि कांग्रेस सच्चर कमेटी ले आई थी, हमने इसके विरोध में वोट किया था। कांग्रेस रंगनाथ मिश्र आयोग ले आई थी, हमने इसके विरोध में वोट किया था। कांग्रेस राम सेतु को तोड़ना चाहती थी, हम इसके विरोध में वोट किया था। आज जब हम स्थिति देखते हैं तो देश के संसाधन में पहला अधिकार मनमोहन ने कहा मुसलमानों का, आज इनके मंत्री बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हमने सरकारी संसाधनों के 35% संसाधनों पे मुसलमानों को अधिकार दे दिया, अल्पसंख्यकों को दे दिया। और अन्य सारी योजनाओं को अगर आप जोड़ लें, अल्पसंख्यक मंत्रालय के 34,000 करोड़ की योजना के अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, मुद्रा योजना, ये सब ये करीब 40% पहुंचता है। तो मनमोहन ने कहा था इन्होंने 40% संसाधनों का अधिकार दे दिया। मनमोहन ने सच्चर कमेटी बनाया था, जिसके विरोध में मोदी जी 2013 में सुप्रीम कोर्ट में गए थे विरोध करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में। हमने उस मोदी को सपोर्ट किया था। अब उस सच्चर कमेटी को मनमोहन से भी ज्यादा तेजी से लागू कर चुके हैं, और जिसके कारण पूरी मुस्लिम जो आप देखेंगे सरकारी नौकरी में मुसलमानों का परसेंट पूरे 67 साल, कांग्रेस का जो 67 साल है उसमें 5% था, मोदी जी ने उसको 10% कर दिया। पूरे IAS IPS में, सिविल सर्विसेज में मुसलमानों का परसेंट 2.5% था, मोदी जी ने उसको 5% कर दिया। अब पूरे जो वजीफा है, स्कॉलरशिप, पूरे 67 साल में 3 करोड़ 20 लाख मुसलमानों को स्कॉलरशिप मिला था, मोदी जी ने उसको 5 करोड़ 20 लाख कर दिया। तो 8 साल के डाटा दे रहा हूँ। कांग्रेस ने आपको सांप्रदायिक हिंसा लक्षित विधेयक लाने का प्रयास किया था, मुस्लिम इलाके में मुसलमान भर्ती होंगे, मोदी जी ने उसको लागू कर दिया। अल्पसंख्यक मंत्रालय का वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 का पेज नंबर 67 देखिए, उन्होंने भारत की केंद्र सरकार ने ऑर्डर जारी किया, मुस्लिम इलाके में मुसलमान पुलिसकर्मी भर्ती, मुस्लिम इलाके में मुस्लिम डॉक्टर भर्ती, मुस्लिम इलाके में मुस्लिम शिक्षक भर्ती। अब कल को दंगा होगा तो दंगाई और मुस्लिम पुलिस दोनों मिलकर हिंदुओं को मारेगी। तो जो कांग्रेस ने कहा उन्होंने इसको लागू कर दिया। उसके बाद कश्मीर का मुद्दा था, कश्मीर में जब हमारे जवान मारे जा रहे थे, इसके विरोध में हमने वोट किया था। आज RTI से इसकी जानकारी मिली है कि मनमोहन सरकार से कहीं अधिक जवान मोदी सरकार में मारे गए हैं, तो हमने फिर यहाँ विरोध शुरू किया। कश्मीर के मुद्दे में आप देख लीजिए कि 2003 में सबसे बड़ा जो नरसंहार जो लेटेस्ट हुआ था वो 2003 में नदीमर्ग में हुआ था जब वाजपेयी सरकार थे, और उसके बाद जो सबसे बड़ा नरसंहार हुआ है 2022 में हुआ है, टारगेट किलिंग में 22 हिंदू जो है वहां मारे गए हैं कश्मीर वैली में। तो हमने उसके खिलाफ फिर बोलना उनको शुरू किया। 370 हटाने के लिए हमने वोट किया था, कांग्रेस कहती थी कभी नहीं हटाएंगे, इन्होंने 370 हटाया, लेकिन फिर से उसको लागू कर दिया डोमिसाइल एक्ट लाकर, और उसे फिर से था एग्रीकल्चरिस्ट जो है सर्टिफिकेट लाकर। 370 जब लागू था तब भी कोई कश्मीर में अन्य प्रदेश का हिंदू नौकरी नहीं कर सकता था। आज भी उन्होंने कर दिया कि 15 साल का डोमिसाइल हो वहां, आपका वहां रह रहे हैं सर्टिफिकेट हो तभी नौकरी कर पाओगे, तो बैकडोर से उसको लागू कर दिया। आप 370 था तब भी आप लैंड नहीं खरीद सकते थे कश्मीर में, एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट लागू करके इन्होंने फिर वही काम किया। आज भी आप जमीन नहीं खरीद सकते हो इसमें कश्मीर में। तो हमने जिस चीज के लिए वोट किया था कांग्रेस के प्रति गुस्सा करते हुए, वो सब चीजें उन्होंने दुगने वेग से लागू किया। कांग्रेस का 176,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम जो है, कांग्रेस का 186,000 करोड़ का कोल घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम वाले ए राजा को इन्होंने बचाया। इनको जो कांग्रेस के समय ए राजा को जमानत नहीं मिलती थी, इनकी सरकार में उसको छोड़ दिया गया। और उसके बाद इन दोनों घोटालों को जोड़िए कांग्रेस का, तो इनका भारतमाला प्रोजेक्ट 75,000 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट है उसमें 7.5 लाख करोड़ का घोटाला CAG ने खोला है। द्वारका एक्सप्रेसवे में 18 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की सड़क को 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर करके वहां इन्होंने घोटाला किया है। अल्पसंख्यक मंत्रालय में इन्होंने 22,000 करोड़ का जो वजीफा होता है उसमें तो केवल कुछ जांच हुआ है, तो उसमें 144 करोड़ का घोटाला निकल गया। सिर्फ 1500 NGO की जांच हुई है। देश तोड़ने वाले जो NGOज हैं, खासकर मुस्लिम प्रभुत्व वाले NGOज हैं, जैसे आप देखेंगे जकात फाउंडेशन है, फिर आपको आसाम का जो एक वो मुस्लिम है उसका फाउंडेशन,
हाँ, बदरुद्दीन का, उन सब के फाउंडेशन में पैसा दे रहे हैं मुसलमानों के सशक्तिकरण के लिए। तो कांग्रेस तो बहुत पीछे छूट चुकी है। कांग्रेस के समय हम कहते थे कि सियाचिन जो है पाकिस्तान हमला कर रहा है। आज चीन जो है, इनके खुद के सांसद ने, अरुणाचल के सांसद ने संसद में कहा है कि अरुणाचल में 50 से 60 किलोमीटर संसद घुस चुका है चीन। ये हमारा नेहरू के बाद सबसे ज्यादा हमारा जमीन जो है वो इनके शासन में लिया है पाकिस्तान ने, इनके शासन में वो चीन ने अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में इन्हीं के एसपी, क्योंकि इन्हीं के पास अभी यूनियन टेरिटरी के रूप में है वो, इनके एसपी का रिकॉर्ड है कि हमने कितने सारे पॉइंट खो दिए हैं। उस रिपोर्ट को इन्होंने डिलीट करवाया। तो हम तो नेहरू के बाद सबसे ज्यादा चीन ने हमारी भूमि पर जो कब्जा किया है वो इनके समय में किया है। डोकलाम विवाद आप देख लीजिए उस समय। तो आज भूटान हमारा साथ छोड़ चुका है। भूटान, भारत और भूटान की बातचीत में चीन को घुसा चुका है। कैलाश माउंट रेंज पर जो हमारे सैनिकों ने कब्जा कर लिया, जिससे चीन बौखलाया हुआ था, और इन्होंने टेबल पे वो हार गए। कैलाश माउंट रेंज से हमारे सैनिकों को उतरने को कह दिया। तो विदेश नीति में भारत की संप्रभुता, अक्षुण्णता को किसी ने इतना डैमेज नहीं किया जितना मोदी सरकार ने किया। कतर ने हमारे दूतावास के अधिकारियों को बुलाकर डपटा, और उस कतर के कहने पर इन्होंने नुपुर शर्मा को फेंक दिया। कतर को खुश करने में ये लगे रहे, सिर्फ इसलिए कि कतर ने हमारे एक बिजनेसमैन की, जो मुंबई में बिजली की कंपनी है, उसमें 3400 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया है। तो व्यापारी जब बन जाता है राजा, तो क्या होता है दुर्दशा देश की, वो दिख रहा है। हमारी संप्रभुता को चुनौती दी गई। और कतर जब पूर्व आपको नौसैनिक अधिकारियों को पकड़ा, तो हम उनके एक अधिकारी को बुलाकर पूछ तक नहीं सके। आज हमारे अधिकारियों को वहां सजा मिली है, और कतर नुपुर वाले मामले में हमारे दूतावास के अधिकारियों को बुलाकर पूछताछ कर रहा है। अभी जो G20 का इन्होंने ढिंढोरा पीटा है, G20 का जब कश्मीर में बैठक बुलाई, तो मिस्र, कतर, जितने भी सऊदी अरब, मिस्र, ये सब पाकिस्तान के फेवर में नहीं आए। यहाँ बैठक में भाग नहीं लिया उन्होंने उस समय, और मिस्र ने मना किया बैठक में भाग लेने से। उस मिस्र के यहाँ जाके पुरस्कार लेकर आए हैं, विरोध तक नहीं किया। तो भारत, ये तो राष्ट्र देशद्रोही सरकार हो चुकी है। देश की संप्रभुता को रौंद दिया है पूरी तरह से। देश से बड़ा व्यक्ति हो नहीं सकता। जिस मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष ने मना कर दिया आपको पाकिस्तान के फेवर में, वहां जाके सिर्फ उसका पुरस्कार लेके आ रहे हो। आखिर ऐसा क्या कर रहे हो जो आपको मेडलिस्ट पुरस्कार दे रहा है? आखिर आप मेडलिस्ट का कॉलोनिस्ट देश को क्यों बना रहे हो? हुर्रियत कभी मांग करती थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है विदेशी निवेश आए, और वो अरब से आए। किसी सरकार ने हिम्मत नहीं किया, मनमोहन ने नहीं किया, वाजपेयी जी ने नहीं किया। आज अरब का निवेश आ चुका है। हुर्रियत, ये डायरेक्ट हवाला, टेरर फंडिंग पूरी तरह से अरब को, कश्मीर को देने की तैयारी ये कर चुके हैं। लुलू मॉल वाला है, जिसके पास ईडी के छापे, जिस पर सीबीआई के छापे, उसके साथ ये आपको खड़े मिलते हैं। 200 करोड़ का निवेश वो कश्मीर में लेकर आए। तो राष्ट्र को जितना डैमेज नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, अगर इसकी सही विवेचना हो, और वो मैं कह रहा हूँ जिसने नरेंद्र मोदी पे पुस्तक लिखी हुई है, जिसने गुरु गोलवलकर जी पे पुस्तक लिखी हुई है, अगर सही ढंग से विवेचना हो, तो राष्ट्र को जितना डैमेज मोदी सरकार ने किया है, भारत को 70 साल में उतना डैमेज किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। वो बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। मार्केटिंग की ये चकाचौंध इनके जीवन तक ही है। कल को जैसे आज नेहरू का इतिहास लिखा गया, इनका भी लिखा जाएगा, और वो इतिहास बहुत ही काला होगा, भारत का काला अध्याय होगा। वो मैं समझ पा रहा हूँ कि नेहरू को क्यों लोगों ने एक्सेप्ट किया होगा, ये जो अभी मार्केटिंग की इनकी पॉलिसी चल रही है ये देखते हुए। खैर, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मेरे सभी श्रोताओं को कि अभी संदीप जी ने जितने भी मुद्दे गिनवाए, मैं बिल्कुल साइलेंट हो गया था। जितने भी मुद्दे गिनवाए, मैं हाथ जोड़कर आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको थोड़ा भी प्यार सनातन से है, आपको थोड़ा भी प्यार आपके देश राष्ट्र से है, तो हर एक मुद्दा पॉज कर करके पहले नोट डाउन कर लीजिए। सच में अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि बातें कर दी, मैंने किसी को क्रिटिसाइज किया, किसी ने मेरे को क्रिटिसाइज किया, व्यूज देखे, सब्सक्रिप्शंस देखे, लाइक डिसलाइक, उसमें मत पड़िए। आप अभी जो बातचीत हो रही है इसमें अभी मेरे जो सवाल के ऊपर संदीप जी ने जो गिनवाया, कितनी बड़ी लिस्ट उन्होंने गिनवाई, उस एक एक लिस्ट के ऊपर मैं बात करूं तो एक एक अलग पॉडकास्ट बन जाएगा। उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले पॉज कर करके नोट करना है एक आपके पेज के ऊपर, और उसके बाद आपको ये वेरीफाई करना है कि संदीप जी ने जो बोला है वो सही है या नहीं। ये आपको हर हाल में करना पड़ेगा, और अगर उन्होंने सही किया है तो आपको इनको सपोर्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक जो गलती हो रही है उस गलती का एनालिसिस नहीं आप करेंगे, तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। इतने दिन से मैं चिल्ला चिल्ला कर आपको बता रहा हूं, और यही बात आज संदीप जी भी आपको बता रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। नंबर 2, संदीप जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, लोहा लोहे को काटता है,
आज अगर मोदी जी का प्रेजेंस है तो वो डिजिटल की वजह से है, सोशल मीडिया की वजह से है, और इन्होंने एक जो वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, एक जो प्रेशर, एयर प्रेशर क्रिएट कर दिया है कि अच्छे दिन, इसमें सब हो रहा है। तो इसी वैक्यूम में हम लोगों को अभी जो आपने मुद्दे गिनवाए, इनके ऊपर सेपरेट 2-2 मिनट के वीडियो करके वो सोशल मीडिया और डिजिटल में वायरल करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक ये लोगों को ऑथेंटिकली समझ में नहीं आएगा। अभी आपने मुझे मिस्र का एग्जांपल दे दिया, अब मुझे ये घटना ही पता नहीं है कि मोदी वहां गए थे और उन्होंने अवार्ड लिया था, और ये भी मुझे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और ये भी मुझे पता नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। तो जब तक इसका डॉक्यूमेंटेशन करके रेडीमेड इंस्टेंट अगर हम लोगों के सामने नहीं रखेंगे, तब तक लोग भी थोड़ा इसके ऊपर यकीन करने में थोड़ा हेजिटेट करेंगे। तो इसलिए मैं आपको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हालांकि ये बताना बहुत आसान काम है, 1 रुपया फंड मैं नहीं कर रहा, आपको डोनेट नहीं कर रहा, मैं कुछ काम नहीं कर रहा पार्टी के लिए, और पार्टी को उपदेश देना बहुत आसान काम होता है, लेकिन मेरी जो सोच है, मुझे जो लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारी टीम तैयार कर रही है, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रही है। आप अपने दर्शकों से भी कहिए कि टेलीग्राम पे एक चैनल ग्रुप बना हुआ है, कंटेंट फॉर चेंज, उसको सर्च करें, उसमें एक ग्रुप बना है, एक पे जितना सारे डॉक्यूमेंट्स मैं डाल रहा हूँ और लिंक्स सारे डाल रहा हूँ, आप लोग खुद उसको जाकर जो है सर्च करें और लोगों तक शेयर करें। और उसके बाद हर विषय पे जितना मैं बोला हूँ, सारे विषय पे एक बुकलेट तैयार हो रही है, और वो बुकलेट आपको लोगों तक पहुंचाई जाएगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, 12 में मैंने जॉब छोड़े थे नई दुनिया अखबार में, और मोदी पर जब साजिश की कहानी पुस्तक लिखी थी, तो मुझे वो अनुभव है कि एक रैली में सर पे पुस्तक रख के लोगों को बताने समझाने की कि देखो कैसे गुजरात में धोखा दिया गया कांग्रेस के द्वारा और कैसे नरेंद्र मोदी को फंसाया गया। तो मैं वही स्टाइल अपनाने जा रहा हूँ, एक रैली, इनकी ही रैली में लोगों को दिया जाएगा, वो इनकी ही रैली का उपयोग किया जाएगा। तो वो हमारी टीम करेगी और हम लगे हुए हैं। बाकी आप अपने लोगों से जरूर कहिए, कंटेंट फॉर चेंज जो है उसको वो उसमें जाएं, और उसमें एक पर एक आपको पूरा खजाना ही मिलेगा उनको। मैं ये जो आपने टेलीग्राम का चैनल बताया, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आप सब लोगों को ISD, I बड़ा, इंडिया का I बड़ा, S बड़ा, D बड़ा, C बड़ा, फिर न्यूमेरिक 4, फिर C, ISD C for C जी, C4C। ये आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर दीजिए, सो दैट मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा हमारे डिस्कशन के बाद। खैर, मैं फिर एक बार मुद्दे की ओर आ रहा हूं। तो सवाल ये है कि आपको ट्रिगर कब हुआ कि नहीं गलत हो रहा है? जैसे मेरे लिए आसाराम बापूजी का पॉइंट था, आपके लिए वो कौन सा पॉइंट था कि जब आपको ट्रिगर हो गया कि नहीं गलत हो रहा है? काशी में मंदिरों का, मूर्तियों का विध्वंस। अच्छा, आपने देखा था वो आंखों से? हाँ, मेरे फोटोग्राफ्स हैं, मैं अंदर घुस के सारे फोटो खुद लेके आया हूँ। अच्छा, तो किस लिए गए थे आप वहां पर? रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे? बिल्कुल, मैं BHU का ही स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कोई हिंदू तो मूर्तियों का और मंदिरों का विनाश नहीं कर सकता। इस तरह पौराणिक मंदिर, स्वयंभू शिवलिंग उखाड़े गए, स्वयंभू शिवलिंग उखाड़े गए, अक्षय वट वृक्ष उखाड़ के फेंका गया है, माता अन्नपूर्णा के मंदिर उसको क्रसर से उखाड़ा गया है, स्कंद पुराण में वर्णित मंदिरों को तोड़ा गया है। तो ये निर्दयता तो औरंगजेब ने नहीं किया था, तो कोई हिंदू कैसे कर सकता है? मुसलमानों से मूर्तियां तुड़वाई गई है, मंदिर तुड़वाए गए हैं। मैं खुद अपनी आंख से देख के आया हूँ, पान खूब फेंक रहा है, वहीं पेशाब कर रहा है, और उनके जरिए मंदिर तुड़वाई गई है। तुड़वाने का ठेका एक गुजरात की कंपनी को, प्रहलाद भाई पटेल है, उसकी कंपनी को दिया गया। 3 लोग जो मरे, ऊपर से गिरे, घायल हुए, नाम आए फिर रोहिंग्या सबसे। तो हिंदू ने जब मना कर दिया तो मुस्लिम से करवाया गया है। तो इस तरह का काम तो कोई हिंदू कर नहीं सकता। जी, अभी आपने जो बताया इसके ऊपर मैं भी डिबेट करता हूं, तो मुझे लोग बताते हैं, हालांकि अनफॉर्चुनेटली मैंने कभी काशी को विजिट नहीं किया है, तो इसलिए मैं मतलब स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकता इस चीज को, कि जब तक उन छोटे छोटे मंदिरों को हटाया नहीं जाता तो काशी को हम मतलब विकसित ही नहीं कर सकते। उन छोटे छोटे मंदिरों की वजह से काशी का जो आत्मा है, जो वहां का मुख्य मंदिर है, वो घुट रहा था, और उसको मुक्त करने के लिए इन छोटे छोटे मंदिरों को तोड़ना ये बहुत जरूरी था। जैसे कि एक पेड़ को बड़ा करने के लिए छोटी छोटी अगर उसकी कुछ ब्रांचेस आते हैं तो उसको हम काट देते हैं, तो छोटे मंदिर नहीं तोड़े गए हैं। पुराण में वर्ण, ये जो मुख्य मंदिर है वो तो रानी अहिल्याबाई ने बनवाए थे, माता अहिल्याबाई ने,
पुराण में वर्णित मंदिर तोड़े गए हैं। स्वयंभू शिवलिंग जो स्वयं स्वयंभू हैं, स्थापित नहीं किए गए, वो तोड़े गए हैं। तुलसीदास जी द्वारा निर्मित संकट मोचन मंदिर तोड़ के उखाड़ के हनुमान जी को फेंका गया है। अक्षय वट वृक्ष जो 500 साल पुराने हैं वो उखाड़ कर फेंके गए हैं। माँ अन्नपूर्णा और शिव जी की जो कच्चे का जो पूरा परिवार है वो उखाड़ के फेंका गया। अब अमृत्युंजय महादेव मंदिर वो उखाड़ कर फेंका गया है। कोई छोटे छोटे मंदिर नहीं तोड़े गए, ये झूठ बोला गया है। और सिर्फ किस लिए तोड़े गए? होटल बनाने के लिए। उन जगहों पर होटल बनाया गया। सामने पूरा होटल, पूरा सामने आप देखेंगे जो कॉरिडोर क्या है वो होटल ही बनाया गया है। गेस्ट हाउस होटल बनाए गए, उसमें ठेका भी दिया है नीरा राडिया को, जिसका के नाम पे प्रचार करते हुए आए थे 2G स्पेक्ट्रम। सीबीआई से उसको क्लीन चिट दिलवाया और नीरा राडिया को ठेका दिया है। इस बात को अगर मैं प्रूव करना है, मुझे डॉक्यूमेंटेशन के साथ अगर प्रूव करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ संदीप जी? डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है आप देखिए। आप भी C4C में जाइए, मंदिर विध्वंस करके एक पूरा उसमें ग्रुप बना हुआ है, उसमें सारे सबूत वीडियो सब मिलेंगे आपको। डेफिनेटली उसकी जरूरत है, मुझे भी C4C मेरे को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। आप बहुत पेशेंस के साथ मेरे साथ बात कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि इतना बात करना, इतनी एनर्जी कहां से लाते हैं आप? कैसे आपका दिन, मतलब मैं इसलिए नहीं पूछ रहा कि आपको पैम्पर्ड फीलिंग देनी है। सच में अगर एक आध पॉडकास्ट बनाना है तो हम थक जाते हैं बात कर करके। और आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? क्या सीक्रेट है आपके एनर्जी का? विष्णु सहस्त्र नाम। अच्छा, हर रोज? कोई सीक्रेट नहीं। हाँ, विष्णु सहस्त्र नाम ही मेरी एनर्जी है। और उसके बाद में धर्म शास्त्र का अध्ययन जो है वही मेरी एनर्जी है। और कोई ऐसा कोई भी एनर्जी नहीं है ना। मैं बहुत ज्यादा जिम, खेल कूद और इस सब में बहुत उतना मुझे समय नहीं मिलता। तो मेरी जो ध्यान साधना है वो पूजा पाठ है। और मैं बहुत ही सनातनी हिंदू हूँ, वही मेरी शक्ति है। एनर्जी को वही संग्रहित करता है और वही उसको पॉजिटिव साइड में मोड़ता है। आपको डर नहीं लगता? इससे डरना है आज नहीं, कोई मारेगा तो 46 साल उम्र के बाद फिर से 1 साल शुरू हो जाएगा हमारा पुनर्जन्म, फिर लड़ेंगे। इससे डरना है हमको। जैसे बापूजी को बदनाम किया वैसे ही आपको भी बदनाम कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ भी षड्यंत्र रचे जाएंगे। सब होता है, क्या बदनाम करेंगे? हमारे पास ऐसा एक देखिए कोई संस्था उन्होंने बनाई बापूजी ने, और संस्था विशाल है, उसमें 10 तरह के 4 जासूस लगा देंगे, 4 दुश्मन लगा देंगे, उसके जरिए काम करेंगे। हमारे तो क्या है, हमें तो अपनी तरफ से पूरा प्रिकॉशन रखता ही हूँ इन सब चीजों में। हमारे साथ हमेशा मेरी धर्मपत्नी हमारे बाएं में खड़ी मिलेगी आपको। कोई स्थिति ऐसी, कोई महिला आरोप और इस तरह का आरोप लगाने की जो स्थिति है वो स्थिति के निर्माण ही नहीं है। चारों तरफ CCTV कैमरे लगे हुए हैं। मैं डायरेक्ट कभी किसी से मिलता नहीं हूँ, सीधी सी बात है। और दूसरी बात है कि धर्म की राह पर हूँ, तो उस राह पे जो भी कठिनाई आएगी उसको झेलने के लिए तैयार हूँ। जानता हूँ कि कठिनाई आएगी तभी इस रास्ते पे उतरा हूँ, नहीं तो चैन से हम भी जी सकते थे। बिल्कुल, ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार आता है कि चैन से आप भी जी सकते थे। आपके लिए तो बहुत सारे मौके भी थे, अपॉर्चुनिटी भी थी, आप थोड़ा सेटलमेंट कर भी लेते, लेकिन आपने वो रास्ता नहीं अपनाया। और ये लोगों को समझना पड़ेगा। मैं मूल धर्म को समझने के लिए क्या कर सकता हूँ? मूल धर्म को समझने के लिए अपने शास्त्रों में जाना पड़ेगा। मतलब वो तो इंस्टेंटली नहीं मिलते हैं। भविष्य पुराण की आप एक मालिका कर रहे हैं आपके चैनल के ऊपर, जब तक आपने भविष्य पुराण का... हाँ, मालिका तो अलग चीज है, अपने मूल शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अपने जो वो कैसे पढ़ सकता हूँ मैं? कहाँ मिल सकते हैं मुझे मूल शास्त्र? जैसे मैं पढ़ता हूँ आप देखिए, वेद नहीं समझ पाएंगे, मैं झूठ क्यों बोलूं। आज के समय में हम लोगों के लिए वेद नहीं है उतने, क्योंकि वेद की व्याख्या को सायनाचार्य के बाद, अब जैसे मान लिया दयानंद जी की व्याख्या, वो बिल्कुल ही अलग लेवल पे ले जाती है, वो आपको मूल से काट। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे उपनिषद है, आपको पुराण है, आपको गीता है, आपको महाभारत, पर पूरा महाभारत आप एक बार अध्ययन कर सके सारे खंड, तो आपको बहुत बड़ा एक आधार मिल जाएगा। मूल वाल्मीकि रामायण अगर आप पढ़ पाए तो आधार मिल जाएगा। 18 के 18 पुराण को, अगर आपको पुराण में बहुत कंट्राडिक्शन लगेगा, पुराण में आपको बहुत सारा आपको लगेगा कि क्या बकवास लिखा हुआ है, लेकिन जब आध्यात्मिक की यात्रा आपकी हो जाएगी तो आप उससे छान पाओगे। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। ये मतलब मैं इसका शॉर्टकट क्या बता सकता हूँ, शॉर्टकट तो नहीं है, पर वो एक सतत प्रक्रिया है जिसमें से गुजरने के बाद ये चीजें समझ में आती है। कोशिश करेंगे, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे और आध्यात्मिक रूप से और ज्यादा ग्रो होने की कोशिश करेंगे। हाँ, वही रास्ता ही है जी। तो आपने एग्जिस्टेंस की बात करी थी, जो सनातन के ऊपर कुछ अगर सवाल खड़े करते हैं तो वो लोग मिटते हैं, ये हम देख रहे हैं। लेकिन अभी 1 दशक के बाद, मतलब 2 लोकसभा चुनाव के बाद, मुझे मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस्लाम की संख्या बहुत बढ़ जाएगी भारत में और मोदी जी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे
और फिर तो मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाएगा और फिर तो ब्लंडर हो जाएगा जो कश्मीर में हुआ था पूरे भारत देश। मुस्लिम प्रधानमंत्री कभी वो नहीं कर पाएगा जो मोदी जी ने किया मुसलमानों के लिए। मुस्लिम प्रधानमंत्री की आपको जरूरत क्या है? हिंदू मुसलमान से ज्यादा हो रहा है, मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी क्यों रोकना चाहेंगे? मोदी ने तो इस्लामिक स्टेट बना दिया है भारत को। कभी सीरिया के स्टाइल में आपने भारत में गला कटते देखा था क्या? कभी सुना भी आजादी के बाद? क्या करते? और बात सीरिया के स्टाइल में हिंदुओं के गला कटते कभी सुने थे आपने? अच्छा, राइट। हिंदुओं का सीरिया के स्टाइल में गला काटा गया है। तो इस्लामिक स्टेट तो बन गया। कभी आपने मंदिरों को चारों तरफ से घेर कर गोलीबारी देखी थी क्या? नो में वही हुआ। आपने 80,000 1,00,000 हिंदुओं का एकाएक पलायन आपने देखा? 6,000 हिंदू महिलाओं का यौन शोषण एक साथ सुनना क्या? ये तो बंगाल में आपने सुन लिया। आपने दिल्ली में देखी कि दिल्ली को 1 साल के लिए बंधक बना दिया गया हो, किसानों चारों तरफ से दिल्ली को घेर दिया गया हो, खालिस्तानियों ने घेरा हो। दिल्ली में 84 के बाद कभी दंगे आपने देखे क्या? जिस दंगे में पुलिस अधिकारी तक को मारा गया हो, पूरी तरह से पुलिस को निकम्मा बना के छोड़ दिया गया हो। 1 महीने में 5-5 हिंदुओं के गले काटे गए, वो प्रदेश गुजरात है। ये सब सुने थे कि हमने? कभी सोमनाथ पर हमने आजादी के बाद सुने थे कि सोमनाथ मंदिर का 52 बीघा जमीन वक्फ कब्जा करेगा? वक्त कब्जा कर चुका है। तो ये मुस्लिम प्रधानमंत्री की जरूरत क्या है? तो मुस्लिम बैठा हुआ है प्रधानमंत्री। तो ये सब होने के बाद कैसे बचेगा सनातन? हम 12 देवासुर संग्राम कर चुके हैं। हम 1-2 थोड़ी करे हैं। देवासुर संग्राम 12 हमारे हुए हैं। ये असुर कौन थे? यही हैं, और कौन असुर है? तो ये इनको मारने वाला कौन पैदा होगा? औरंगजेब के समय शिवाजी हुए, अकबर के समय राणा प्रताप हुए। कब नहीं थे आप बताओ ना मुझे। हमने तो उनके मुगल सल्तनत को खत्म करके पेशवाओं ने फिर से हिंदू सत्ता लहराई थी कि नहीं लहराई थी? तो हम तो हमारे पास तो उदाहरण है ना, उदाहरण पड़े। जब पूरे उस पे रावण का राज्य था तो राम ने किया ही था। और आधुनिक समय में मैं वही कहा, प्लासी का युद्ध। आप देखो पेशवाओं, अंग्रेजों ने सही सत्ता पेशवाओं से, मराठों से लिया है। बिल्कुल लिया है। तो हम तो अभी तक जीत रहे, मतलब अभी तक का हमारे पास उदाहरण है। तो हमें घबराना, लोगों को समझना पड़ेगा, जो हो रहा है वो समझना पड़ेगा, आंखें खोलनी पड़ेगी। अभी भी हम बड़ी संख्या है, 70-80%। इतने 1000 साल की गुलामी के बाद भी हम हैं। एक बार जागृत हो गए, इनकी योजनाएं हम खत्म कर दिए। जैसे हमारी पार्टी में सब संकल्प है, इनका हमने सारा अल्पसंख्यक राइट खत्म किया, योजनाएं खत्म की, वक्फ खत्म की, संविधान में इनको जो हिंदुओं को शिक्षा पर जो एक तरह से अधिकार नहीं दिया है, वो अधिकार दिया। ये खत्म हो जाएंगे। ये डरपोक लोग हैं, ये वापस आएंगे आपके घर। ये तो इनको आप ये विवाह इनका होता है तो इनकी बेटी को 51,000 सगुन योजना में मिलता है। विवाह के इनके गर्भ में बच्चा आता है तो 6,000 रुपया मातृत्व कल्याण का मिलता है। बच्चा जन्म लेता है, पालन पोषण के लिए मिलता है। पहली कक्षा में जाता है तो 4,000 रुपए साल मिलता है। PhD तक जाता है तो 25,000 रुपए साल मिलता है। उसके बाद आगे वो IAS IPS की तैयारी करता है तो 1 लाख रुपए उसको IAS कोचिंग के लिए मिलता है, जब तक वो नहीं करता है। सरकारी नौकरी में आता है तो OBC के वर्ग में घुसकर इसको आरक्षण मिलता है। 80% मुस्लिम जातियां आरक्षण का लाभ ले रही है। टेक्निकल रूप से जॉब में जाता है तो 20,000 कांग्रेस ने 67 साल में ट्रेंड किया था, 21.5 लाख इन्होंने ट्रेंड कर दिया। ये अगर रोजगार करना चाहता है तो मुद्रा लोन में विदाउट इंटरेस्ट भी पूरा पैसा आप हड़प लो, ये पैसा ये देते हैं। इतने ताकतवर जब बनाओगे आप तो वो तो बड़ा होगा। ये सब छीन लो, खत्म कहानी। और वो छीनना संवैधानिक रूप से है, क्योंकि संविधान में मजहब के आधार पर भेदभाव की साफ मनाही है। तो मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता, ये OBC में आरक्षण दे रहे हैं। मजहब के आधार पर सुविधाएं नहीं मिल सकती, ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं। संविधान लागू कर दो, 300 योजनाएं खत्म कर दो। देखो ये कैसे घर वापस नहीं आता। बहुत बहुत ज्यादा लंबी बातचीत है और मेरे को गिल्टी फीलिंग आ रही है। मैं सच बता रहा हूँ आपको कि आप दिन भर इतना काम करते हैं, इतनी थकान होती होगी, फिर भी मेरे को गिल्टी फीलिंग आ रही है, अपराध खंड मेरे को हो रहा है कि मैं आपसे बहुत बात करवा रहा हूँ। बहुत सारे हो गया, क्योंकि बातचीत आपका भी काफी समय से आपका फोन था, नहीं हो पा रहा था, तो कोई इशू नहीं। अब मैं फिर अभी एक हमारा 7:15 से एक हमारी पार्टी की बैठक है, फिर 9 बजे मेरा लाइव शो है, तो फिर मेरा अभी दिन भर ऐसा ही चलता है। मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी ओर से मैं मेरे सारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ, एक बार आप एकम सनातन भारत की वेबसाइट को विजिट करें। वेबसाइट को विजिट करने के बाद बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। और जैसे संदीप जी ने बताया, इनका टेलीग्राम का जो चैनल है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको, जैसे संदीप जी ने बताया, हाथ जोड़कर बताना चाहता हूं कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके चीजों को समझने की कोशिश करें।
एट द एंड मैं इतना ही कह सकता हूँ। संदीप जी, आपने बहुत ज्यादा समय हमारे लिए दिया, बहुत दिनों के बाद ही सही, लेकिन बहुत ज्यादा समय दिया। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस मांगता हूँ कि फ्यूचर में भी आपको हमारे साथ बातचीत करनी पड़ेगी। और इस नोट पर यहाँ पर मैं रुकना चाहूंगा। आप क्लोजिंग रिमार्क दे दीजिए, फिर उसके बाद मैं वाइंड अप कर देता हूँ। नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप अपने चैनल का लिंक भेज दीजिएगा ताकि मैं ये इंटरव्यू अन्य लोगों तक भी दे जाऊं, आपको पार्टी के लोगों तक पहुंचा दूं इसको। जी। उनको भी कहूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर दीजिएगा या अमरदीप को कर दीजिएगा। जी। तो नहीं तो अमरदीप जो है सब करवा देंगे। जी। और अच्छा काम करते रहिए और हिंदुओं को जागृत करते रहिए। चेतना जो है, जागृति सनातन धर्म का आधार है। जितना चेतना फैलाएंगे उतना परमात्मा से जुड़ने में सबको सहायता मिलेगी। बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। फिर आऊंगा मैं आपसे मुलाकात करने के लिए। तब तक आप सब लोग ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम एंड नमस्कार।